चैप्टर नंबर 3। बस 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 प्लीज। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? बेसिक अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स में यूज होने वाले कौन कौन से टर्म। इसको ऑफ करना है। नहीं ऑन रहने दीजिए, लेकिन वैधानिक चेतावनी आपको पता है? हाँ। आप जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ऐसी बातें नहीं करनी है जो रिकॉर्ड होने योग्य ना हो, है ना? थैंक यू, थैंक यू। तो चैप्टर नंबर 3 बेसिक अकाउंटिंग, ठीक। इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं अकाउंट्स में यूज होने वाले टर्म्स। अगर हमें ये टर्म्स क्लियर रहेंगे तो हमें डेफिनेशन अच्छे से, आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट? इसे ध्यान से समझना है सर। कितने सर? टोटल 10 टर्म्स है। पहला, फर्स्ट वन इज द सर व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकेंड वन इज द व्हाट इज द अकाउंट। थर्ड वन कैपिटल। फोर्थ वन ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटीज, असेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ऑलमोस्ट इन सब चीजों को आप समझते हो, बट आपको पार्टिसिपेट भी करना है इसमें, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहला है हमारा बिजनेस। क्या होता है ये बिजनेस और इसका क्या इंपॉर्टेंस? लेन देन, वेरी गुड। और ट्रांजेक्शन, लेन देन क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? भाई ओके, दो पार्टी के बीच में जो लेन देन होता है दो पार्टी के बीच में जो लेन देन होता है उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन, राइट? ग्राहक और दुकानदार वही। अच्छा, ग्राहक और दुकानदार के बीच में जो लेन देन, गुड। और कोई? जिससे सामान खरीदते हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। मान लो लेन देन, आप मुझे रास्ते में मिले, ठीक। मान लो मैं अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, बोले सर 100 रुपए थोड़ा सा दे दीजिए, पेट्रोल नहीं है, पैसे भी मैं नहीं ले, मेरा जो पेटीएम है वो नेट काम नहीं कर रहा है, मैंने आपको 100 रुपए दे दिया। क्या ये अल्फा से रिलेटेड है कुछ लेन देन? लेकिन लेन देन तो हो गया ना। आप तो ये बता रहे हो सर दो पार्टियों के बीच। सर बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स इट्स अ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिनेंशियल मतलब विच इज रिलेटेड टू द मनी, financial transaction or events entered into by two parties and is recorded in the books of a account. सर इसका मतलब is the recorded in the books of account मतलब it must be related to your business, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड, मतलब दो चीजें ध्यान रखनी है कि सर वो फिनेंशियल नेचर का होना चाहिए, ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, और दूसरा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि हम किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं? सर बिजनेस के बुक्स में करते हैं। किसके बुक्स में करते हैं सर? बिजनेस। हमेशा हमें अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। मतलब ये कॉन्सेप्ट काफी पावरफुल है सर, कि हमेशा हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के ट्रांजेक्शन करना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सर? बिजनेस। कई बार लोग क्या करते हैं सर, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं? ओनर। और ट्रांजेक्शन की एंट्री वगैरह क्या कर देते हैं सर? गड़बड़ कर देते हैं, राइट? एक डायलॉग है बहुत ही फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, बुलाती है मगर, तो आपको बार बार ओनर बुलाएगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मेरे, आप देखना कई बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताओगे, जब उसका लॉजिक पूछूंगा तो आप बार बार किधर शिफ्ट हो जाओगे? ओनर के पॉइंट। तो बार बार बुलाएगा लेकिन जाने का नहीं। सर हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस के बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आरी बात समझ में? ओके सर। अच्छा सर ये क्या है ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स? ये दोनों में क्या अंतर है? ट्रांजेक्शंस में एंड इवेंट्स में क्या अंतर है?
व्हाट इज द ट्रांजेक्शन एंड व्हाट इज द इवेंट्स। ट्रांजेक्शन मतलब अभी तो आप लोग बता रहे थे ट्रांजेक्शन मतलब सर, अच्छा, और लेन देन मतलब, वेरी गुड। असेट मतलब सामान, गुड्स मतलब, असेट मतलब संपत्ति, संपत्ति मतलब असेट, ये ना। कोई अगर आपसे पूछता है कि साइंस मतलब क्या समझते हो आप, क्या वो देते हो आप लोग आंसर? विज्ञान, विज्ञान। और विज्ञान मतलब क्या समझते हो? साइंस। मतलब विज्ञान का जो डेफिनेशन बना है वो बेवकूफ टाइप के लोग बनाए और बेवकूफ टाइप के लोग पढ़। सर आप डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हो, आप किसका काम कर रहे हो? गूगल ट्रांसलेट का काम कर रहे हो आप। हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी। आपको कभी भी ट्रांसलेट नहीं करना है। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन नहीं बताना है सर, आप हिंदी बता रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट बताना है। The transaction means exchange of goods or services in money or money's worth between two parties. So दो व्यक्तियों के बीच में सामान का या सर्विसेज का आदान और प्रदान, पैसे में या पैसे के बराबर की वैल्यू में। सर मतलब हमने आपको सामान बेचा, आपने हमको पैसा दे दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ट्रांजेक्शन। कभी भी क्या होता है, हमने आपको कोई सामान दिया, आपने उसके बदले में कोई सामान दे दिया, इसको बोलते हैं मनी इज वर्थ। पैसा नहीं हुआ लेकिन मनी के बराबर की वैल्यू कोई चीज आपने दे दी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ओके सर। और इसमें कितने पार्टी का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है सर? दो पार्टी। कोई भी बिजनेस अपने से खुद से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, राइट। और इवेंट्स क्या होते हैं सर? बहुत इवेंट करते हो ना आप लोग, तो ये इवेंट में जाना है, वो इवेंट में जाना है, ऐसा। हाँ हाँ, क्या है? हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोमेटिकली। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जो दो पार्टियों के बीच में नहीं हो रहा है सर, ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में हो रहा है सर। जैसे आपके मशीनरी का या आपके असेट का डेप्रिसिएट होना, आपके असेट का ब्रेकडाउन हो जाना, टूट जाना सर, ये सब क्या है? इवेंट्स। तो हम अपने बिजनेस में दो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, एक ट्रांजेक्शन और दूसरा इवेंट्स। सामान का बेचना ट्रांजेक्शन, सामान का बेचना सर इज एग्जाम्पल नॉट अ। तो हम दो चीज रिकॉर्ड करेंगे सर बिजनेस में, एक तो ट्रांजेक्शन और दूसरा इवेंट। ये ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों किससे रिलेटेड होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर, मतलब इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सर। एक आध एग्जांपल जो फाइनेंशियल का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे मान लो मुकेश अंबानी ने एक एजीएम बुलाया, या मान लो मुकेश अंबानी ने कोई एक प्रोग्राम किया जिसमें सारे स्टाफ वगैरह को बुलाया और सारे स्टाफ लोगों का अप्रिशिएट किया कि हमारे नवरत्न है, ये हमारे ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इनकी वजह से। फिर इवेंट हो रहा है कि नहीं? क्या इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है? नो सर, इसमें किसी भी प्रकार का ये इसका इन्वॉल्वमेंट। लेकिन एप्रिशिएशन के साथ साथ अगर मुकेश अंबानी अपने किसी एम्प्लॉय को कार की चाबी, किसी को गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, फ्लैट की चाबी दे रहे हैं, किसी को बाइक की चाबी दे रहे हैं, किसी कोई प्राइजेस दे रहे हैं सर, ये क्या है? फाइनेंशियल इवेंट्स है सर। इसको रिकॉर्ड करना ही नहीं करना है? यस सर। ये बिजनेस में एक खर्चे क्या करने पड़ेंगे? रिकॉर्ड करने। तो सर चाहे ट्रांजेक्शन हो चाहे इवेंट्स हो, वो कौन से नेचर के होने चाहिए? फाइनेंशियल नेचर। तभी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन है या इवेंट है, ये बताओ सर। ट्रांजेक्शन, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक हमारा बिजनेस और एक हमारा बैंक। गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स? हाँ, ट्रांजेक्शन है। इसमें भी दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक हम इन्वॉल्व है, एक हमारा सप्लायर इन्वॉल्व है, राइट। गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, ये दो बंदों के बीच में हो रहा है या एक अकेला सिंगल अपने से हो रहा है? तो अपने से थोड़ी ना होता है। इवेंट किसको बोलते हैं? जो अपने से हो रहा है सर बिजनेस में।
automatically, and it does not involve the two parties. Okay, क्लियर है आप लोग को? सर इसका मेन थीम यही है कि हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। आते हैं सर सेकेंड नंबर, दैट इज द व्हाट इज द अकाउंट? इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट अ वन प्लेस। मतलब राम से रिलेटेड जो अकाउंट आप बना रहे हो उसमें किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे? राम से। श्याम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो बना, श्याम से रिलेटेड जो लेजर बना रहे हो उसमें किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे? एक होता है आप जनरल एंट्री करते हो, उसमें सारी चीजें लिख देते हो, राम श्याम मोहन सोहन सीता कैश बैंक सब। और एक क्या होता है सर? लेजर। जैसे हमारे यहाँ आप आते हो फीस देते हो, एक क्या है सर? एक कॉमन रजिस्टर है फी रिसीट का। आप आते हो उससे पूछते हो सर आप मुझे कितनी फीस और देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम अकाउंट नहीं बनाए रहेंगे तो सर हमें फिर से पलटना पड़ेगा सारा पेज। अच्छा इतने का फीस था, आपने इतना इतना क्या किया, यही करना पड़ेगा ना अपने को। मान लो आपने 15,000 फीस आपका था, आपने पहला इंस्टॉलमेंट 5,000 दे दिया, फिर 3,000 मान लो दिया, फिर 2,000 दिया, तो हम क्या करेंगे? आपको इतने से 15,000 बोलेंगे भाई आपकी फीस थी, एक बार आपने 5 दिया, 3 दिया, 2 दिया, मतलब कितना दे दिया? 10,000। तो कितना आपसे और लेना है? 15 में से 10 गया सर। ये हम कर क्या रहे हैं? आपसे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अकाउंट या लेजर। इसे क्या बोलते हैं? अकाउंट भी बोलते हैं या लेजर भी बोलते हैं या खाता हिंदी में बोलते हैं सर। मतलब पर्टिकुलर हेड, सर पर्टिकुलर हेड मान लो ये मिस्टर एक्स एक कोई स्टूडेंट है, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ केवल और केवल एक्स से रिलेटेड एंट्री पोस्ट किया जाए, दिस इज कॉल्ड अकाउंट लेजर, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खाता। थर्ड नंबर इज कैपिटल। मतलब पार्टनर, वेरी गुड। और कॉमर्स वाले तो मुंह खोलो। रितिका कॉमर्स नहीं, वेरी गुड। और कौन कॉमर्स? कोई नहीं। कैपिटल मतलब सर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? ओनर के द्वारा बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये कैपिटल किसका अकाउंट है? ओनर का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? ओनर का। ओके सर यहां लिखा था इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के द्वारा या पार्टनर के द्वारा, ठीक है, जो पैसे लगाए जाते हैं, या कंपनी केस में सर शेयर होल्डर के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, सर पैसा भी हो सकता है और मनी इज वर्थ। मनी इज वर्थ मतलब जैसे मान लो मैंने ये इंस्टीट्यूट ओपन किया, 5 लाख रुपए कैश लगाया, तो ये 5 लाख हमने कैपिटल दे दिया, हमारा कैपिटल लग गया यहाँ। फिर मैं क्या देखा कि यार ये स्क्रीन हमारे यहाँ काम घर पे यूज नहीं हो रहा है, चलो यहाँ इंस्टीट्यूट में लगा देते हैं, यहाँ इसका यूज है। मान लो वो टीवी हमने 50,000 की वहां से यहाँ लगा दिया, दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज द मनी इज वर्थ। ये पैसा नहीं लगा रहा है, लेकिन पैसे के बराबर की कोई वैल्यू लगा रहा है। 50,000 की टीवी लगा दिया, टोटल कैपिटल कितना लगा दिया सर? 5,50,000। अच्छा बिजनेस होते कितने प्रकार के हैं सर? नॉर्मली कितने प्रकार के? हाँ बहुत सारे। जैसे टाइप्स, टाइप्स सब बिजनेस के फॉर्म की बात कर रहे हैं सर। एक होता है आपका प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरा तो नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं। प्रोप्राइटरशिप में जो सर, प्रोप्राइटरशिप की पहचान क्या है? इसमें कितने ओनर रहते हैं सर?
सिंगल प्रोप्राइटरशिप पे, इसलिए आप इनके बिजनेसेस में ऐसे देखोगे, माँ लक्ष्मी जनरल स्टोर प्रोप्राइटरशिप बाई ऐसे लिखा रहता है, प्रो या प्रॉप लिखा रहेगा या पूरा प्रोप्राइटर लिखा रहेगा और बगल में लिखा रहेगा रमेश कुमार। मतलब ये माँ लक्ष्मी जनरल स्टोर जो है उसके ओनर कौन है? रमेश। प्रो लिखा रहता है, प्रो मतलब प्रोप्राइटरशिप, प्रॉप मतलब भी प्रोप्राइटरशिप लिखा रहेगा, वो कौन है सर? ओनर। इसके इकलौते ओनर कौन है? रमेश कुमार। दूसरा है सर पार्टनरशिप, जहां पे दो या दो से ज्यादा, 3 4 5 7 8 10 लोग मिल के बिजनेस करते हैं सर विद एग्रीमेंट, उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और इनके द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। और ये जो पैसा लगाता है इसको प्रोप्राइटर कैपिटल बोलते हैं या कैपिटल भी बोल के काम हो जाता है। और सर कंपनी क्या होती है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। यस सर। सब मेनी पीपल्स, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा रूप रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, दैट इज कॉल्ड। और कंपनी ना नॉर्मली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वेरी गुड, किसने बोला? सर एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। क्या होता है रितिका प्राइवेट कंपनी और क्या होता है पब्लिक कंपनी? और पब्लिक? और प्राइवेट में योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलेगा? अच्छा, मतलब पब्लिक मतलब जस्ट लाइक गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर योग्यता है, सिलेक्शन लिया और काम करना चालू। और प्राइवेट में योग्यता है चाहे नहीं है, एंटर करके, लेकिन वो किसी के बॉस के अंडर में रहेगा, ऐसा। और कोई? अच्छा ये बताओ मेरे को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये क्या है, प्राइवेट या पब्लिक? मुकेश अंबानी, इसके ओनर कौन है सर? इन्हीं के अंडर में तो लोग काम कर रहे हैं, इसमें योग्यता की जरूरत है क्या आपके अकॉर्डिंगली? ये बताओ क्या है, क्या नाम है आपका? महिमा। यस महिमा, बताओ। अच्छा इसका नाम सुने हो कि नहीं? मुकेश अंबानी का नाम उन्हीं की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये रेल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अरे ऐसा मत बोलो, किसका नाम सुने हो? अच्छा ये बताओ, आज के डेट में सबसे रिनाउंड कंपनी है सर पूरे भारत की, बच्चा बच्चा जानता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। टाटा का नाम सुने हो? चलो भाई टाटा ही ले लेते हैं सर। ये सब क्या है सर, प्राइवेट है या पब्लिक है? प्राइवेट कंपनी। कितने लोग को लग रहा है प्राइवेट कंपनी? प्लीज रेज योर हैंड। पब्लिक है सर, ये पब्लिक। देखो जो प्राइवेट कंपनी रहती है ना, उसको एक मैनेज मतलब एक ओनर मैनेज करता है। जो पब्लिक रहती है ना, उसको बहुत सारे लोग मतलब मैनेज करते हैं। वो गवर्नमेंट की रहती है, सरकार की रहती है, जिसको समाज। तो ये सरकारी कंपनी है? नहीं, इसके ओनर एक है तो ये प्राइवेट है। प्राइवेट हो गया ना, मतलब जैसा आप लोग आंसर दे रहे हो उसके हिसाब से ये सब क्या लग रहा है? प्राइवेट। लेकिन इसमें सब मतलब हर सारे नहीं ये ज्ञानबाजी आप अपने आप को दो, मुझे बस एक चीज का आंसर दो, ये प्राइवेट या पब्लिक? सर एक तरफ ये पब्लिक भी लग रहा है और एक तरफ ये प्राइवेट भी लग रहा है, तो कंफ्यूज है कि ये क्या है।
और किसी को और क्या लग रहा है? पब्लिक होगा। सर आपकी कोई विचार इस पे? प्राइवेट। टाटा को हाँ हाँ, टाटा प्राइवेट, रिलायंस नहीं लग रहा? लेकिन दोनों की चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोग को। सर ये अच्छा दोनों प्राइवेट होगा, हाँ क्या कॉन्फिडेंस, कौन बोला ये? सर ये दोनों पब्लिक कंपनी, नहीं से टाटा प्राइवेट है। मतलब मेरे से ज्यादा ज्ञान है, आओ पढ़ाओ फिर। लेकिन सर दोनों की जाके गूगल पे सर्च, मान लो मैं हो सकता है मुझे नॉलेज कम हो, मैं गलत बता दूं। गूगल पहले मेरी कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद बताना कि प्राइवेट है या पब्लिक। सर ये दोनों कंपनी, मैं प्रूफ भी करूंगा आप लोग को, दोनों कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी, राइट। और सर ने जो डेफिनेशन दिया कि सर 51% से ज्यादा कोई गवर्नमेंट, दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। इफ एनी कंपनी, जैसे ये पब्लिक कंपनी, इसको अगर गवर्नमेंट 51% ज्यादा इसका शेयर खरीद लेती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। समझ पा रहे हो? सर ने जो डेफिनेशन दिया वो क्या है? अगर वो गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं सर, अगर कोई भी कंपनी का शेयर्स 50% से ज्यादा कोई गवर्नमेंट खरीद लेती है तो वो कंपनी फिर गवर्नमेंट हो जाती है, राइट। तो गवर्नमेंट भी सर क्या है? पब्लिक का ही एक पार्ट, मतलब समझना चीजों को। सर दो मेन स्तंभ है, एक क्या है सर? प्राइवेट और एक पब्लिक, राइट। है ये पब्लिक ही सर, लेकिन अगर इसका 51% से ज्यादा शेयर खरीद लिया, पब्लिक कंपनी है लेकिन ये गवर्नमेंट की। आ रही है समझ? सर इन दोनों का डेफिनेशंस क्या है? सर जो पब्लिक कंपनी होती है ना, इसका नाम पब्लिक इसलिए पड़ा हुआ है कि इसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। किसका लगा होता है सर? जितने भी शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं जिन जिन कंपनियों के, वो सारी कंपनी क्या है? पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी को अधिकार है केवल कि वो अपने शेयर को मार्केट में सेल आउट कर सके। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर नहीं बिक रहे हैं? बिक रहे हैं। टाटा के शेयर नहीं बिक रहे हैं सर मार्केट में, राइट। और एक इसका नियम है कंपनी एक्ट का, सर क्या? प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी है, जबकि पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड या केवल लिमिटेड लिखेगा तो चलेगा। क्या इनका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है? प्राइवेट लिमिटेड। अब गूगल पे सर्च कर लो, पब्लिक कर लो, आराम से मेरी क्लास पढ़ाने के बाद कल मेरे से बात करना कि सर ये क्या है। सर ये पब्लिक कंपनी, जिनके शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं वो सारे के सारे पब्लिक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सर मुकेश अंबानी का चेहरा क्यों आता है? मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि यार ये प्राइवेट टाइप का दिख रहा है, अंबानी का ही चेहरा क्यों आता है सर? देख ध्यान समझना, ये मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जब भी हम इसकी कल्पना करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इमेजिन करते हैं, तो हमारे सामने केवल एक ही चेहरा आता है। कौन? मोटा भाई, मुकेश। सर क्यों क्यों इसी का चेहरा याद आता है और क्यों प्राइवेट टाइप की फीलिंग होती है हमको? सर क्योंकि ये कंपनी है सर, इसमें ना जैसे आकाश है ना, आकाश में एक चांद है और एक सूरज है, या केवल चांद की बात कर लो, और कई सारे क्या है सर, रात में अगर आकाश आप देखते हो कई सारे क्या है? तारे हैं। तो इस कंपनी में वही है, इस कंपनी का चांद कौन है? सर अंबानी। इसका 40% शेयर किसके पास है? एक बंदे के पास है। किसके पास? और 60% पार्ट, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, या इसका दूसरा कलर कर लेते हैं सर, रेड वाला जो पार्ट है, वो किसका है? सर पब्लिक का है, वो भी एक लोग का नहीं, लाखों लोगों का है। किसका है सर? लाखों लोग। सब बिंदु 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 है, क्या है सर? बिंदु बिंदु। जैसे आकाश में देखोगे तो आपको सबसे पहले फोकस किस पे आएगा? चांद। हरी बात समझ। तो ये उसी तरीके से, इसलिए हमारे सामने कौन आता है सर? कभी भी जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा देखते हो आप लोग? उसमें जो कैमरामैन फोकस करता है तो किस पे फोकस जाता है? क्या वो केवल एक ही जगह फोकस करता है या पूरे क्राउड पे करता है? सब पूरे क्राउड पे करता है, लेकिन फोकस किस पे होता है सर?
रथ यात्रा पे और उनके टाइम पे, सर वो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं सर। सर वही चीजें हैं हमारे दिमाग, और हम इसको गलती से क्या वर्ड समझ लेते हैं सर, प्राइवेट। क्या है, प्राइवेट नहीं है सर। हर जगह तो यही आ जाते हैं, भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, डिसीजन लेते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं सर। इसलिए कि कोई भी कंपनी में जो रिजोल्यूशन पास होता है, रिजोल्यूशन मतलब समझते हो, प्रस्ताव। क्या होता है, जैसे राजा और महाराजा के में क्या होता था, प्रस्ताव मंत्री लोग लेके आते थे, तो राजा अपने हिसाब से डिसीजन लेता। तो इसमें भी वही सिस्टम है। इसमें केवल मुकेश अंबानी का पैसा नहीं है सर, पब्लिक का, बहुत लाखों पब्लिक का पैसा लगा। तो जब इसमें कोई भी डिसीजन लेना होता है, प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। दो टाइप के प्रस्ताव होते हैं सर कंपनियों में, एक होता है जनरल रिजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, राइट। तो जो जनरल रिजोल्यूशन होता है उसमें 50% से ज्यादा वोटिंग अगर पड़ गई तो वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास अप्रूव्ड हो जाता है। तो मान लो अगर ये होना है कि भाई इनको आकाश अंबानी के नाम सुने हो आप, इन्हीं के सुपुत्र हैं सर। अगर मान लो इन्होंने सोच लिया, मुकेश अंबानी ने, कि भाई हम लोग जो है रिलायंस जियो का सीईओ जो बनाएंगे आकाश अंबानी को बनाएंगे, तो अगर मुकेश अंबानी ने बोल दिया, मतलब कितना % वोटिंग चला गया सर, 40। अब इनको 90 में कितना % और चाहिए सर, मतलब पूरे 100% में कितना पार्ट चाहिए, 10% और चाहिए सर। तो जैसे ये करते हैं वैसे सर, ये जो 50, ये लोग कंपनियां क्या करते हैं सर, 50% से ज्यादा पोर्शन अपने ही फैमिली या उसमें रखते हैं। ये जो चाहेंगे वही होता है। ये 40 चाह गए तो 10 लोग और इनके पीछे पीछे चाह लेंगे सर, और ये अप्रूवल हो जाता है। हमारी बात सुनो, इसलिए हमारे माइंड में लगता है कि ये मुकेश अंबानी कंपनी है। मुकेश अंबानी कंपनी नहीं है, ये सब पूरे जितने लोग पैसा लगाए हैं उसकी कंपनी है। एंड यू कैन ऑल्सो बी ओनर ऑफ द Reliance Industries Limited if you invest only the approx 2000 to 2500 rupees। आप भी अगर मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ओनर होना चाहते हो तो आज के डेट में आपको 22 से 2500 रुपए लगभग शेयर का प्राइस चल रहा है। अगर आप एक शेयर खरीद लेते हैं तो आप भी इस कंपनी के क्या है, ओनर है सर। और आप अपने घर के साइनेज बोर्ड में लिख सकते हैं, ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बस छोटा सा उसमें एक स्टार मार्क लगा दीजिएगा ओनर बगल में, और नीचे लिख दीजिएगा स्टार मार्क के बगल से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा नहीं रहता, छोटा सा पार्टली लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, देखना आपके घर के सामने सुबह कितनी लंबी लाइनें लगी रहेंगी कि हे भगवान, आज अंबानी इस कुटिया में कैसे। मान लो आपको 4th फ्लोर का घर है, लेकिन अंबानी जी के लिए क्या है सर, वो कुटिया है। जैसे हम लोग कहीं जंगल वंगल में जाएं, कहीं गांव में जाएं, कोई झोपड़पट्टी है, राइट। आप यहाँ मान लो 4th फ्लोर के घर में रहते हो, 2 फ्लोर में, लेकिन वो आपको क्या लगेगा सर, कुटिया लगेगा। उसी तरीके से अगर हमारा मकान 4 फ्लोर का है सर, लेकिन अंबानी जी के लिए क्या लगेगा सर, आज हमें हाँ झोपड़पट्टी में आज समय बिताना है। हमारी बात समझ में, तो लोग सरप्राइज हो जाएंगे, अरे भाई ये अंबानी आज कुटिया में कैसे पधारे हैं। लाइन दर्शन लग जाएगी सर, लाइन लग जाएगी दर्शन करने। हमारी बात समझ में, तो सर इससे समझना, नाम से समझना है। अगर लिमिटेड वर्ड केवल लिखा है तो वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक है। पब्लिक कंपनी मींस कि सर उसमें पब्लिक का भी पैसा लगा है। और प्राइवेट लिमिटेड लिखा है मतलब कि इसमें सर कंपनी तो है लेकिन प्राइवेटली 8-10 लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन्हीं का पैसा लगा है। वो पब्लिक से पैसा ले नहीं सकते, इन्वेस्ट नहीं करा सकते, उनके ऊपर बंदिश लगी है। आ रही बात समझ? कभी मिलेगा आप लोग को, मतलब कभी समय या कभी कुछ ऐसा रहेगा तो आप लोग को बताऊंगा पूरा प्रोसीजर कि कैसे कोई भी कंपनी फॉर्म होती है, शेयर्स कैसे इशू करती है, क्या कंडीशन रहता है, सेबी का गाइडलाइंस क्या है, किस तरीके से शेयर्स सिस्टम। जैसे अगर मैं चाहूं, एक सेकंड दीजिएगा, हेलो हेलो, मैं अगर चाहूं कि कंपनी बनाऊं और शेयर इशू कर दूं और फंड उठाऊं पब्लिक से और बड़े लेवल का बिजनेस करूं, कर सकता हूं सर, कर सकता हूं। हर कंपनियां तो यही चाहती होंगी ना सर। सेबी ने ना एक नियम लगा रखा है सर। कैसा नियम, कि आपका अगर आप कोई भी शेयर इशू करते हैं तो 90% से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, मतलब पब्लिक के द्वारा खरीदे होने चाहिए, तभी उसको हम क्या मानेंगे, वैलिड शेयर इशू मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे।
तो मान लो मैं 1 लाख शेयर इशू कर दूं मार्केट में, मुझे कितने लोग जानते हैं सर? क्या अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट को कितने लोग जानते हैं सर? 100, 200, 400, 500, 1000, 1500? और 1500 जानते तो ऐसा नहीं 1500 लोग खरीद ही लेंगे सर, उसमें से 2-4 लोग खरीदेंगे जो हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, बाकी लोग सर। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई इंस्टीट्यूट खोल के अगर कोई भी शेयर इशू करेगा सर, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक शेयर के पीछे सर सैकड़ों लोग एप्लीकेशन दिए रहते हैं। तो पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ट्रस्ट। मतलब इस लेवल का ट्रस्ट बनाना पड़ता है, उस लेवल की ब्रांडिंग करनी पड़ती है, उस लेवल का मार्केट में अपना प्रोडक्ट रखना पड़ता है कि लोग, अगर हम शेयर इशू करें तो लोग हमारे पे ट्रस्ट करके हमारे शेयर खरीदे। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, मान लो मैंने 10 लाख शेयर इशू किया, तो मिनिमम कितना होना चाहिए सर? 9 लाख सब्सक्राइब होना। नहीं हुआ तो विद इंटरेस्ट सारे पब्लिक का पैसा हमें क्या करना होता है? वापस। इसलिए सारे लोग शेयर ऐसे पब्लिक में नहीं इशू कर सकते सर। नहीं तो कंपनियां यही करती सर, कोई भी हम आप मतलब 10 लोग मिलते सर, कोई कंपनी डाल देते, पब्लिक से पैसा उठा के एंजॉय करते और धीरे धीरे काम चलता रहता है। तो ऐसे नहीं, राइट? बहुत से रूल्स रेगुलेशन है सर। फिर उसके बाद लिस्टिंग विस्टिंग करानी पड़ती है आपके शेयर्स वगैरह का, कई चीजें हैं, कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी आप क्लियर हो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? क्लियर है सर? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। सर प्रोप्राइटरशिप जो पैसा लगाता है उसे प्रोप्राइटर्स कैपिटल या कैपिटल बोलते हैं। पार्टनर्स जो बिजनेस, सब पार्टनरशिप में ओनर कौन है? पार्टनर है। वो जो पैसा लगाता है दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और कंपनी में ओनर कौन होता है सर? अच्छा एक चीज तो बताना भूल गया सर, ये क्या है? ये कंपनी है। मान लो हमने बोला 40% शेयर। शेयर मतलब क्या? जितना पैसा लगा है उसका 40% एक बंदे ने खरीद रखा। शेयर मतलब क्या होता है? अंश, हिस्सा। तो जो जितना खरीदता जाएगा उतना उस शेयर का क्या, उतना हिस्सेदारी का मालिक वो हो जाएगा। सारी बात समझ में? तो कंपनी का ओनर कौन होता है सर? शेयर होल्डर होता है। कंपनी केस में ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर, जो शेयर ने होल्ड कर रखा है। और उनके द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। यस, माइक ट्रांसफर कर दीजिए उनको। मतलब जितना जितना जो है ना वो खरीदे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट, जो कंपनी प्रॉफिट करेगा, जो मिलेगा उसका जितना परसेंट वो खरीदे रहेगा उसका प्रॉफिट उसको मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चंस। इनका क्वेश्चन है कि सर कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है और मान लो 10% शेयर खरीदे हैं तो 10% का प्रॉफिट के ओनर हम है? आंसर इज यस। लेकिन कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देती है सर, कंपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट देती है जिसको डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है सर? डिविडेंड। आप जब शेयर खरीदे रहोगे, कभी अकाउंट चेक करना, तो आपके पास डिविडेंड आता है। सो व्हाट इज द डिविडेंड? डिविडेंड को हिंदी बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश, लाभ का अंश। तो जैसे मेरा ये बिजनेस है तो मैं जितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो सबका सब निकाल रहा हूँ कि इसी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर? इसी में क्या कर रहा हूँ? री इन्वेस्ट। छोटा सा पार्ट निकाल लिया, ऑलमोस्ट पार्ट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लिया। सर इससे क्या बेनिफिट होगा? री इन्वेस्ट से कैपिटल जो होता है वो ग्रो होता है, तो आपका जो शेयर प्राइस जो रहेगा ना उसकी एनएवी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? बढ़ती जाएगी। तो आपका असेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके हैंड में दे देगा, वो कैपिटलाइज हो जाता है। वो प्रॉफिट आपका क्या हो गया? कैपिटलाइज हो गया। सारी बात समझ में? जो 10 का शेयर खरीदे रहोगे वो 12 रुपए हो गया, 15 रुपए हो गया। आप जब चाहे 15 रुपए के रेट से शेयर को क्या कर दें? बेच के सब पैसे दें। तो सर जो कंपनी शेयर में पैसा लगाती है उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी में ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं। नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हो गया है। और उसमें जो पैसा लगता है उसे क्या बोलते हैं सर? ओनर को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर जो बिजनेस में पैसा लगाती है कंपनी में, उसे क्या बोलते हैं? शेयर। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। फिर नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉइंग्स। क्या आता है सर? ड्रॉइंग। व्हाट इज द ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स का मतलब पढ़ के आए हो क्या? वीडियो देख के आए हो क्या? नहीं, इतना जल्दी नहीं पढ़ के समझ जाए सर। ड्रॉइंग्स मतलब सर जो ओनर होता है वो पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए पैसे को बिजनेस से निकालता है, उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। कहने का मतलब कि सर ओनर के ना 2 अकाउंट होते हैं। नॉर्मली बिजनेस में एक बंदे के नाम से एक ही अकाउंट होना चाहिए,
लेकिन ओनर के कितने अकाउंट हैं? 2 अकाउंट। सर क्यों सर ये नियम दो अकाउंट क्यों बनाए हैं? एक ही अकाउंट रहता तो ठीक था। 1 करोड़ मान लो कैपिटल लगाए, 10 लाख की जरूरत हुई निकाल लिए तो 90 लाख कैपिटल। सर इसलिए लगाया गया जैसे पार्टनरशिप बिजनेस है, 4 पार्टनर पैसा लगाए, उसमें से एक होशियार पार्टनर क्या किया, धीरे 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 पैसा निकाल लिया, लेकिन प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी बनाए है। तो 3 पार्टनर क्या बन जाएंगे? बेवकूफ बन जाएंगे। इसलिए नियम लग गया कि भाई आप जो पैसा लगाओगे, जैसे बैंक में हम जो पैसा जमा करते हैं तो सेविंग अकाउंट में हमें 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है, 3% 2% जो भी बटे। लेकिन अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक हमसे 3-4% लेता है या 15% का इंटरेस्ट लेता है? 15। समझ पा रहे हो? तो 2 अकाउंट बन जाता है सर, पैसा लगाने का और पैसा निकालने का। पैसा कोई भी पार्टनर निकालेगा तो उस पर इंटरेस्ट रेट हायर रेट से चार्ज किया जाएगा, इसलिए इसके कितने अकाउंट बना दिए गए? 2 अकाउंट। समझ गए? दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर पैसा निकालेगा तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी इंटरेस्ट के रूप में। फिर आता है आपका सर लाइबिलिटीज। क्या आता है सर? लाइबिलिटीज मतलब, अच्छा आप लोग देख लेते हो ऐसा बोलते हो? बताओ लाइबिलिटीज मतलब। अब रितिका पर कोई ब्लेम नहीं करेगा। यस रितिका, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। तो क्या कैपिटल में हम दूसरे का पैसा लगाते हैं क्या अपने बिजनेस में? हाँ आशीष बताओ। तो आपको और गरीब बना देगा। और गरीब बना दे। वेरी गुड। और अच्छा, मेरे वेरी गुड का मतलब समझते हो ना? वेरी गुड मतलब ऐसा नहीं कि उसने सही आंसर दिया है और आप लोग मैं वेरी गुड कर दिया तो आप उसी के आंसर को, मतलब उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया है, एंड इट इज बेटर देन दोज स्टूडेंट या दोज पर्सन हु आर साइलेंट, राइट? तो उन्होंने बताया कि सर लाइबिलिटीज, आई थिंक आपने रिच डैड पुअर डैड की बुक के पढ़ने के हिसाब से पढ़े हो क्या वो बुक? उसके बेसिस बता रहा, उसके हिसाब से बता रहे हैं आप। वेरी गुड। और क्या कि जो हम अपने पैसे लगा देते हैं बिजनेस में, वो अपने पैसे, तो क्या अपने पैसे जो बिजनेस में लगाते हैं उसको तो कैपिटल बोलते हैं। हाँ, ओन अमाउंट कैपिटल। हम बिजनेस में अपना पैसा, जैसे मान लो मेरा यहाँ 10 लाख मान लो लगा हुआ है इस बिजनेस में, क्या मेरा ही लगा कि हम दूसरे का पैसा लगा रहे हैं यहाँ? खेमराज बताओ भाई, लाइबिलिटीज मतलब। देख रहे हो नॉन कॉमर्स वाले ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? सर अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस, अमाउंट ओड या पेबल बाय द, जो भी अमाउंट पे करना है बिजनेस को, उसको उस बिजनेस की लाइबिलिटी बोली जाती है। सर जैसे मान लो हमें सैलरी देना बाकी है तो हमारे बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटीज। रेंट देना बाकी है, क्या है? लाइबिलिटीज। बैंक से लोन लिया है वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज। सप्लायर को पेमेंट करना बाकी, वो क्या है? लाइबिलिटीज। क्या नाम है आपका? हाँ साक्षी बेटा, क्या चल रहा है उधर? स्क्रीन में कुछ चल रहा है कि कोई स्क्रीन? ऐसा कॉल को, मोबाइल को पलट के रख दे, पलटेंगे नहीं लेकिन। हाँ स्क्रीन, चेहरा तू मेरे सामने रहा, मैं तेरे को निहारता रहूंगा। गॉड, राइट सर। इट मींस अमाउंट ओड और पेबल बाय द business, that is called liabilities, and there are 2 types of liabilities. First one is the internal liabilities and second one is the external. सर इंटरनल लाइबिलिटी, अच्छा ओनर भी जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि नहीं है सर? ओनर, जैसे मैं मान लो 10 लाख रुपए यहाँ लगा दिया तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी हुई कि नहीं है सर, कि वो इन फ्यूचर में हमको वापस करे, तो दैट इज कॉल्ड। या मान लो हमने कभी कभी बिजनेस क्या करता है, बैंक से भी लोन लेता है, कभी कभी जरूरत पड़ी तो अपने ओनर से भी लोन ले लेता है, जैसे मान लो पार्टनरशिप बिजनेस, राइट? अब मान लो पार्टनरशिप बिजनेस में हमें पैसे की जरूरत है, हम जा रहे थे बैंक से लोन लेने, तो एक पार्टनर बोला यार बैंक से क्यों लोन ले रहा है, मेरे से ले लो, जैसे वहां इंटरेस्ट देना वैसे हमको इंटरेस्ट देना। सारी बात समझ गए? तो सारे पार्टनर रेडी हो गए, चलो ठीक है भाई, ले अपने को तो लोन लेना है, इंटरेस्ट देना है, हम इन्हीं से ले लेते हैं। तो ये जो पार्टनर बिजनेस में लोन दे रहा है वो लोन क्या कहलाएगा? इंटरनल लाइबिलिटी। क्या कहलाएगा? इंटरनल।
और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द आउटसाइड, आउटर नहीं, आउटसाइडर। व्हाट अ कंसंट्रेशन लेवल, आउटसाइडर दैट इज अदर देन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। और लाइबिलिटीज को फर्दर टू पार्ट्स में बांटा गया है सर, एक करेंट लाइबिलिटीज और दूसरा, so what is the current liabilities सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। एंड ऑफ द ईयर, विद इन ईयर, क्या विद इन ईयर, पूरा फुल फॉर्म, पूरा फुल लाइंस बताइए। एमसीक्यू में आंसर नहीं देना आपको, डिस्क्रिप्टिव में आंसर देना, समझाना है, अपनी बात को रखना है। हाँ आप कुछ बोल रहे थे, महिमा, महिमा, महिमा नाम है आपका? यस बताओ। मतलब जो अभी कुछ साल या फिर अभी करंट में, जैसे अभी जस्ट लिया गया हो या फिर दिया गया हो उसके। वेरी गुड। और साक्षी कॉमर्स है क्या? आर्ट्स, वेरी गुड। रितिका कुछ नहीं? सर करेंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी होती है जो हमने करेंट ईयर में लिया तो है, लेकिन उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पे करना है। बहुत बच्चे करेंट ईयर ही समझते हैं और कुछ ये वो नहीं। सर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कुछ मतलब क्या, कुछ समय मतलब क्या, कुछ महीने कुछ साल। क्या मानेंगे सर? कुछ साल, कुछ महीना कि कुछ साल, क्या? तो सर हमने जैसे इस साल कोई भी लोन लिया है, अगर उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, कब तक सर? फाइनेंशियल ईयर समझते हो ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये मान लो 23-24 में हमने लोन लिया है, अगर 24-25 मतलब 31 मार्च 2025 तक अगर पे करना है तो उसे क्या बोलेंगे, करेंट। पेबल विद इन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट, मतलब इस साल का बैलेंस शीट डेट कब होगा सर? 31 मार्च 2024। उसके एक साल मतलब 31 मार्च 2025 तक अगर पे करना है तो उसे क्या बोलेंगे, करेंट। क्या बात है, घर से इतना फोन। हेलो, हेलो, हाँ ये बस 5 मिनट टाइम दो, क्लास ओवर हो रहा है, बात करो। समझ गए बात को? और नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब सर नेक्स्ट फाइनेंशियल तक पे नहीं करना है, उसके बाद पे करना। समझ गए सर? ऐसी कौन सी लाइबिलिटी, जैसे हमने बैंक से लोन लिया है 5 साल के लिए, तो क्या कहलाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, राइट। लेकिन हमने किसी से ऐसा लोन ले रखा है या बैंक से ही ले रखा है जिसको हमें 6 महीने 1 साल मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पे करना है, वो क्या कहलाएगा, करेंट लाइबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, करेंट। मीन टू से सर लाइबिलिटी जब भी, बहुत लोग ना 12 मंथ समझते हैं या 1 साल समझते हैं, क्या समझते हैं, 1 साल या 12 मंथ। सर 12 मंथ जो काउंट करना है वो ट्रांजेक्शन डेट से काउंट नहीं करना है। 12th में अक्सर ये ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, बच्चे गलत करके आ जाते हैं। हमेशा कब से काउंट करना है सर, बैलेंस शीट डेट से। कब से करना है सर, बैलेंस शीट डेट से। सर बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च। किस डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया डजंट मीन, मीन सर किससे कैलकुलेट करना है, बैलेंस शीट। ओके राइट, दिस इज कॉल्ड करेंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, मैं आज क्लास यही ओवर कर रहा हूं आज। ठीक है, तो यहां तक हमने सीखा, क्या क्या चीजें सीखा सर आज? और प्लीज इन सब चैप्टर को, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको हल्के में ना लें। ये सारे पॉइंट टॉपिक्स जो है आपको आगे, जैसे हम लोग टैली में लेजर की ग्रुपिंग करेंगे, उसमें कुछ ग्रुपिंग करेंट लाइबिलिटी, कुछ नॉन करेंट लाइबिलिटी की, कुछ इनकम की, कुछ, तो ये सब चीज आपको काम देगा। तो इसको थ्योरेटिकल मत समझ लेना, बहुत बच्चे इसको थ्योरी समझ के लाइटली लेते हैं कि जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तब हम करेंगे। सर थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्या होता है, सब ब्लड रिलेशन होता है। इसमें से ये दोनों पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, सिंपली जो आपको प्रसाद मिला है यहाँ से, उस प्रसाद को जाके क्या कर लेना है, एज सुन एज पॉसिबल ग्रहण कर लेना है। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रसाद आपके मुंह के अंदर, समझ रहे हो ना? महिमा समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे तो उनसे पूछ लेना कि क्या होता है प्रसाद, क्या होता है यज्ञ, ये सब हमारे कोड भाषाएं हैं।
क्लियर है? तो आज हमने सीखा बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा अकाउंट, तीसरा कैपिटल, चौथा ड्राइंग्स एंड पांचवा लाइबिलिटीज। इसके बारे में मैं चाहता तो 10 मिनट के अंदर ये सारे टॉपिक समझा देता हूं, लेकिन मैं इन सब चीजों में अकाउंटिंग में अपने को हड़बड़ाना, आराम से होले होले डिटेल, हाँ सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है? क्लियर है? तो कल मैं पहले आप लोग से इस पे क्वेश्चंस करूंगा एंड देन फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोग पढ़िए और हैबिट एक डेवलप करिए अपने अंदर सर, प्रोफेशनल वे में आंसर देने का। किसमें देने का? डिस्क्रिप्टिव में, प्रोफेशनल वे में, कोई सुने लगे या क्या बात है, बंदे में दम है।